हेलो एवरीवन। आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी को इतना प्यार दिया। आप सबके इतने सारे रिप्लाइज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी इस तरह से कहानी बताने की पहली कोशिश है, तो आई होप कि आप इसके साथ आगे भी जुड़े रहे, ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनी रहे। आपके सपोर्ट की वजह से ही ये शायद से वन शॉट में ख़त्म होने वाली कहानी आज 4th पार्ट तक आ गई है। अब तक हमने देखा था होश में आने के बाद विंग हीलिंग से चला गया था और दूसरी तरफ वांगची की हालत ख़राब हो रही थी। वेंचिंग उसका बहुत ख्याल रख रही थी, पर उन सभी को पता था वांगची ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस बात को हम आज के पार्ट में जानते हैं। विंग जैसे ही हीलिंग छोड़कर यिनयांग एकेडमी वापस आ गया तो उसकी मुलाकात वहाँ पर खंडहर पड़े पवेलियन से हो गई। अब वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वैसे भी विंग को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वैसे तो वो इंसानी दर्द से इम्यून था, पर शायद अब सब कुछ बदलने लगा था। विंग जैसे ही यिनयांग पवेलियन पहुँच गया, सबसे पहले उसने वहाँ पर एक बैरियर पाया जो पहले यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर एग्जिस्ट करता था लेकिन विंग को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। असल में यिनयांग पवेलियन में ऐसे ही लोग आ सकते थे जो ह्यूमन लेवल से ब्रेक थ्रू करके कल्टिवेटर लेवल तक पहुँच गए थे, जिन्होंने अपने सारे इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया था। पर अब जबकि वुशियान ने एक पॉइंट पर आकर अपना कंट्रोल खो दिया था, तो उसे यहाँ की एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी थी। यिनयांग पवेलियन में जाने के लिए अब विंग को 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। हर सीढ़ी पर एक अलग एग्ज़ाम होता था। उसका हर बारी एक नया टेस्ट होता था, जिसके लिए वो एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाता था। उसने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था। जैसे ही वो एक टेस्ट को पार करेगा, वो वापस से उसी जगह पर आ जाएगा, यिनयांग एकेडमी की सीढ़ियों पर। फिर वो दूसरा स्टेप लेगा। दूसरे स्टेप में वो किसी और डायमेंशन में पहुंच जाएगा। उसका कोई और टेस्ट होगा जो कोई और कल्टीवेटर लेगा। विंग को उस कल्टीवेटर को या तो हराना होगा या मनाना होगा, पर वो उस कल्टीवेटर की मर्ज़ी के बिना उसके डोजो से बाहर नहीं आ सकता। डोजो मतलब उस कल्टीवेटर की बनाई हुई अपनी दुनिया। ये दुनिया बनाने के लिए ही कल्टीवेटर को इमॉर्टल बनना होता था। फिर वो अपनी दुनिया का गॉड बन जाता था। वो जैसे चाहे वैसे अपनी दुनिया में राज कर सकता था। ऐसी दुनियाओं में कुछ असली चीज़ें होती, कुछ इमेजिनेशंस होती, कुछ ताकतें होती, कुछ बीस्ट होते, कुछ पहेलियाँ होती। कोई भी कल्टीवेटर पूरे साफ मन के बिना इमॉर्टल नहीं बन सकता था। इसलिए ये दुनिया ज़्यादातर आम दुनिया का ही प्रतिरूप होती, बल्कि वो तो उससे भी बेहतर होती। शुरू में इन पूरे 1000 कल्टीवेटर्स ने बाओशन सेरेन को विंग को अपना डिसाइपल बनाने के लिए खुद कहा था, क्योंकि ये लोग अपनी दुनिया में रहने के बावजूद भी आम लोगों की दुनिया पर हमेशा नज़र रखा करते थे। उनमें से चुनिंदा लोगों को वो खुद अप्रोच करते थे, और कुछ लोगों को अपनी जिज्ञासा की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से इमॉर्टल बनने का मौका मिलता, कल्टीवेशन करने का मौका मिलता। ऐसे लोग अलग अलग एकेडमी में जाकर वहाँ के टेस्ट देते और किसी भी बड़े महागुरु के डिसाइपल्स बन जाते, और फिर इमॉर्टल बनकर आगे का रास्ता तय करते। किसी जगह के गार्डियन बन जाते, गॉड बन जाते, या फिर खुद की ही अलग जगह बनाते। पर विंग जब यिनयांग एकेडमी में आया था, वो एक छोटा सा बच्चा था। वो इमॉर्टल बन सकता था, उसके अंदर सारे गुण थे, उसका दिल साफ था। पैदा होते ही उसका कल्टीवेशन लेवल लगभग 90% से ज़्यादा ब्राइट था। उसे बस थोड़े से ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और वो भी इमॉर्टल बन जाता। इसलिए बाओशन सेरेन ने अपने सभी सीनियर्स के कहने पर विंग को अप्रोच किया था, उसे यिनयांग एकेडमी में लेकर आई थी। इसलिए उस वक्त
3-4 साल के वीइंग को कोई भी टेस्ट देना नहीं पड़ा था। पर अभी बात अलग थी। यिन यांग एकेडमी के सारे सीनियर कल्टीवेटर्स इमॉर्टल्स उससे गुस्सा थे, पर वीइंग को तो बाशन सरन तक पहुंचना था, इसलिए उसे इन सबको मनाकर ही ऊपर तक पहुंचना था। वीइंग ने उस बैरियर को पार करते ही सबसे पहले सीढ़ी पर कदम रखा, जिस पर कदम रखते ही वो टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पर आ गया। उस जगह पर जब वीइंग को होश आया तो उसने देखा वो एक लोहे की भट्टी में काम कर रहा है, किसी चीज़ पर हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। उसने अपना काम जारी रखा। तभी उसके बगल में खड़ा इंसान बोला, तांग सान जल्दी हाथ चलाओ, कल तक हमें ये सारा काम निपटाकर बाजार भी तो जाना है। तांग सान ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर वो जल्दी जल्दी अपना आगे का काम करने लगा। तांग सान और उसके पिता ने बहुत सारे औजार बनाए। फिर अगले दिन वो दोनों अपनी सारी बनाई हुई लोहे की चीज़ों को अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर बाज़ार निकल गए। बाज़ार में काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी जब तांग सान को कोई भी ग्राहक नहीं मिला तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया। पर तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने तांग सान से कहा कि उसे अपने बेटे के लिए कुछ बनाना है, पर उसके पास सही बर्तन नहीं है। उसे तांग सान के पास का एक बर्तन पसंद तो आया, पर उस बूढ़ी दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बर्तन खरीद पाए। उसने तांग सान से कहा कि वो कुछ दिनों बाद वापस आकर ये बर्तन खरीद लेगी। पर तभी बाजू के हाट वाले लोग उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाने लगे। उनमें से एक आदमी ने तांग सान से कहा, इसका बेटा युद्ध में मारा गया है, लेकिन ये औरत अभी भी उसको याद करती है। इसे ऐसा लगता है इसे अपने बेटे के लिए खाना बनाना है, पर वो तो कब का मर चुका है। इस औरत के खाना बनाते ही रास्तों के भिखारी लोग इसके पास खाना मांगने के लिए जाते हैं और ये भी उन सबको खिला देती है। उस वक्त इसे अपने बेटे की याद नहीं आती। उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा दिया, पर तांग सान तुरंत ही एक बड़ा सा बर्तन लेकर उस औरत के पीछे आया और उसने उस औरत से कहा, दादी अम्मा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप इस बर्तन को ऐसे ही रख सकते हो, चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ने आता हूँ। तांग सान के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और वहाँ का दृश्य बदल गया। वीइंग वापस से पहली सीढ़ी पर आ चुका था। वो समझ गया ये उसका टेस्ट था, बहुत सीधा सा टेस्ट कि उसकी तकलीफ़ में होते हुए भी क्या वो लोगों की मदद करने की इच्छा रखता है। और जैसा कि हम सब ने देखा, वीइंग ने इस टेस्ट को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। उसने अब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और उसके आसपास का दृश्य फिर से एक बार बदल गया। दूसरी तरफ महल में वेंजिंग थोड़ी सी परेशान थी। उसने कल रात को फांगजी के मार्ग से खून बहते हुए देखा था। फांगजी को तो इस बात का कोई पता नहीं था, वो बस हल्की सी कमज़ोरी महसूस कर रहा था, पर वेंजिंग समझ रही थी। वीइंग ने जो फांगजी को मार किया था उसकी वजह से फांगजी के पूरे बदन में वीइंग का सेंट उसके फेरोमोन्स घुल गए थे। इधर वीइंग जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कमज़ोर होता जाएगा। वीइंग वापस से प्योर होता जाएगा, अपने खून को फिर से एक बार शुद्ध बना लेगा, अपना दैवी शरीर पालेगा और साथ ही अपने दिलो दिमाग से फांगजी का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा देगा। पर इसका असर फांगजी पर भी होता रहेगा। जैसे जैसे उसका अल्फा उसे रिजेक्ट करता जाएगा, फांगजी कमज़ोर होता जाएगा। वीइंग एक सीढ़ी यिन यांग एकेडमी में ऊपर की तरफ चढ़ेगा और इधर फांगजी एक सीढ़ी मौत की तरफ चलेगा। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए, लगभग 3 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया। वीइंग 700 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच गया था। उस डोजो के कल्टीवेटर ने वीइंग से इम्प्रेस होते हुए उसे अपने डोजो से बाहर आते हुए एक टेक्निक सिखाई, जिसमें वीइंग अपना कॉन्शियसनेस किसी भी चीज़ में डाल सकता था, चाहे तो एक पत्ती में, फूल में, किसी दूसरी
जिंदा या बेजान चीज़ में विंग के पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जमा हो गए थे। पर दूसरी तरफ फांगची के ज़िंदगी के बहुत थोड़े से दिन बाकी रह गए थे। वह अभी पूरी तरह से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका सारा काम बिस्तर पर ही होता था। एक तरह से उसकी बस सांसें चल रही थी। उसे अगर उठना भी होता था तो अपने दासियों की मदद लेनी पड़ती थी। वेंचिंग हर रोज़ उसकी नब्ज़ देखा करती थी, उसे अलग अलग तरह की औषधियाँ पिलाया करती थी, जिस वजह से उसके टेस्ट बड ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसके मार्ग से हर रात खून बहता था, जिस वजह से उसके शरीर में खून की कमी सी हो गई थी। अभी वांगजी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तभी वेंचिंग वहाँ पर आई। उसने वांगजी को पुकारा, पर वांगजी ने आंखें नहीं खोली। वेंचिंग को एक झटका सा लगा। उसने तुरंत वांगजी के पास जाकर उसकी चादर हटाई तो देखा वांगजी सांसें ले रहा है। इस हादसे से वैसे तो वेंचिंग अंदर तक हिल गई थी, पर वांगजी को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसने वांगजी को पुकारा तो वांगजी ने बस पलकें झपकाई और फिर कहा, जीजिए, आप इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। वेंचिंग एक पल के लिए बस वांगजी को देखती ही रह गई। आज वांगजी ने अपनी सुनने की शक्ति भी खो दी थी, जैसे लगभग 3 महीने पहले उसने अपने टेस्ट बड्स खो दिए थे। वो वेंचिंग की जिम्मेदारी था और उसकी आंखों के सामने एक एक कदम मौत की तरफ चल रहा था। वेंचिंग वैसे तो मेडिसिन के सहारे ही अपनी इमॉर्टलिटी कल्टीवेट कर रही थी। अगर उसके सामने किसी की मृत्यु हो जाए तो वेंचिंग किस बात की इमॉर्टल? अब तक उसकी जितनी भी उम्र थी, वेंचिंग ने किसी को भी मरने नहीं दिया था। हाँ, वो ये कह सकती थी कि उसने आखिर तक अपनी पूरी कोशिश की, बावजूद इसके कि उसे पता था वांगजी एक ना एक दिन मर जाएगा। वैसे तो वो वेंचिंग की औषधि की वजह से ही अब तक जिंदा था, वरना जिस तरह से विंग ने वांगजी पर अपना असर छोड़ा था, वांगजी 2-3 महीने तक भी नहीं टिक पाता। वेंचिंग ने अपनी जी जान लगाकर उसे अब तक जिंदा रखा था, पर मौत तो मौत होती है और दाग भी दाग ही होता है। अगर वेंचिंग वांगजी को जिंदा नहीं रख पाई, उसकी आकस्मिक मृत्यु से उसे नहीं बचा पाई, तो फिर वेंचिंग का ये सारा कल्टीवेशन किस काम का? एक समय पर वेंचिंग जो वांगजी को एक आसान सी मौत देना चाहती थी, आज वो वांगजी को और कुछ दिनों तक जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। क्या ये सब उससे उसका कल्टीवेशन करवा रहा था? उसकी इमॉर्टलिटी की चाह करवा रही थी, उसका कर्तव्य करवा रहा था, या फिर बात कुछ और थी? वेंचिंग वांगजी को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह देख रही थी। तो जब वेंचिंग ने इमॉर्टलिटी की राह चुनी थी, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। उस वक्त उसका एक छोटा भाई था, उसका परिवार था। आगे वेंचिंग बाशान सरन की डिसाइपल बनी और उसके बाद उसका परिवार से नाता छूट गया। शायद उसका परिवार अपनी ज़िंदगी जीकर ख़त्म भी हो चुका होगा, पर अब जब वो ईलिंग के महल में आई, रानी महल में उसने अपनी जगह बना ली, अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। तब से उसका दिल पहली बार इंसानी दिलों की तरह धड़का था जब उसने वांगजी की हंसी सुनी थी। उसकी मासूमियत वेंचिंग के दिल को भा गई थी, इसलिए वो चाहकर भी वांगजी को मरने नहीं दे पा रही थी। उसने पिछले 3-4 महीनों से वांगजी को इतनी अजीब अजीब दवाइयाँ खिलाई थी ताकि वांगजी को यकीन हो जाए कि वेंचिंग की दवाइयों की वजह से ही उसके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं। पर अब जब वांगजी ये कह रहा है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे वेंचिंग और अलग से क्या दिमाग लगाए। ऊपर से रानी महल की बाकी सारी रानियाँ शायद वांगजी के मरने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी वांगजी को देखने के लिए भी नहीं आई थी। और यहाँ वांगजी सबको बार बार याद करता रहता। म्यामा ने भी वेंचिंग से बात करने के बाद वांगजी के जीने की उम्मीद छोड़ दी थी।
ऐसा नहीं था कि वह वांगजी को पसंद नहीं करती थी, पर उसे यकीन था वांगजी नहीं बचेगा। इसलिए वो सोच रही थी कि वेंचिंग वांगजी को कोई आसान सी मौत दे देगी और उसकी रोज़ की मौत से उसे आराम दे देगी। पर 3 साल के बाद भी वांगजी की सांसें चल रही थी और आज फिर से एक बार म्या वेंचिंग से मिलने के लिए आई थी। वेंचिंग ने फिर से एक बार वांगजी को अपने साथ लाई हुई औषधि पिलाकर सोने के लिए कहा था। वांगजी भी लेट गया था, वैसे भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वेंचिंग निश्चिंत थी। इसलिए जब सामने म्या आई तो उसने वेंचिंग से पूछा, अब वांगजी कैसा है? वेंचिंग ने कहा, आज उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी है। ये सुनकर म्या चौंक गई। उसने पूछा, क्या? तो वेंचिंग ने कहा, शीजिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर हर दिन मेरे लिए एक नई चुनौती आ रही है, मेरे लिए और मुश्किल बढ़ रही है। म्या ने कहा, तो छोड़ क्यों नहीं देती? वांगजी भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेगा। तुम क्यों जिद कर रही हो वेंचिंग? आज नहीं तो कल वांगजी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। वो कोई कल्टीवेटर नहीं बन सकता, वो एक आम सा लड़का है। पता नहीं क्या सोचकर लांचरेन ने विंग के लिए वांगजी का रिश्ता भेजा, जबकि उसे पता था विंग शादी नहीं कर सकता। और विंग ने भी पता नहीं क्यों वांगजी से शादी करने की बात मान ली। मुझे तो लगता है विंग ने भविष्य देख लिया था, शायद इसीलिए कि उसे पता था वांगजी की वजह से उसकी कल्टीवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेंचिंग ने कहा, अंधेरे में तीर मत चलाइए शीजिए, मुझे विंग ने वांगजी का ख्याल रखने के लिए कहा था। अगर उसे पता होता कि वांगजी मरने वाला है तो वो मुझसे ऐसा क्यों कहता? और आप तो जानती है, हम कल्टीवेटर्स वचनबद्ध होते हैं। अगर हमने किसी से कोई वादा किया तो वो हमें निभाना ही पड़ता है। अगर नहीं निभाया तो उसका सीधा असर हमारी गोल्डन कोर, हमारी कल्टीवेशन पर होता है। और अभी लांचा मेरी जिम्मेदारी है, तो उसकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। जब तक विंग वापस नहीं आता, मैं किसी भी हालत में उसे ज़िंदा रखूँगी। इस पर म्या ने कहा, बात सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी की नहीं है वेंचिंग, तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। विंग ने यिनयांग एकेडमी का अगला हेड मुझे बनाया है, इसलिए तुम सबका कल्टीवेशन बरकरार रहे, ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम एक मरते हुए इंसान के पीछे अपना कल्टीवेशन तबाह नहीं कर सकती। तुम्हें उल्टा मेडिटेशन करके अपने लेवल से ब्रेक थ्रू करना चाहिए, ना कि अपने अल्फ़ा के ओमेगा की दासी बनकर रहना चाहिए। जी वेंचिंग ज़ोर से चिल्लाई। इस पर म्या ने कहा, वेंचिंग, तुम्हारी समझदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं था, पर अभी अपनी भावनाओं में बहकर तुम एक लड़के के पीछे अपना कल्टीवेशन बर्बाद कर रही हो। इससे न सिर्फ तुम अपना नुकसान कर रही हो, बल्कि तुम्हारी हेड होने के नाते मेरा भी नुकसान कर रही हो, अपनी सारी बहनों का भी नुकसान कर रही हो। तो बेहतर होगा मेरी सलाह मानकर तुम वांगजी को एक आसान मौत दे दो। शायद विंग के कहने का यही अर्थ होगा। इस पर वेंचिंग कोई भी जवाब नहीं दे पाई और म्या वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वांगजी ने आंखें खोली और वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग को यकीन था वांगजी को अब सुनाई नहीं दे रहा है। तभी वांगजी ने कहा, आपको म्या जीजे की बात मान लेनी चाहिए। वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसका मतलब वांगजी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या वेंचिंग का अनुमान गलत था? पर अभी वो इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। उसने तुरंत वांगजी के गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसे उठाकर लोटस पोज में मेडिटेशन के लिए बिठाया। वांगजी ने कहा, जीजिए, दर्द हो रहा है। तो वेंचिंग ने कहा, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते वांगजी, मैं कुछ करने जा रही हूँ और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वांगजी ने बस नोट किया और वेंचिंग तुरंत ही कोई टेक्निक इस्तेमाल करने लगी। उसने अपने चारों ओर एक चक्र सा बना दिया और जैसे ही फॉर्मेशन पूरा हुआ, वो सिकुड़ कर वांगजी के फोरहेड में चला गया। अगले ही पल जैसे ही वांगजी ने आंखें खोली, वो किसी और जगह पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही
वो ऊपर से ज़ोर से गिरने लगा। वांगजी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कोई उसे बचाओ, और जल्द ही उसकी बात किसी ने सुन ली। जब उसने अपने बैरियर से बाहर देखा तो उसे एक बड़ी सी आँख दिखी, उसके पूरे शरीर से भी ज़्यादा बड़ी बस वो आँखें थी। तो सोच सकते हो वो इंसान कितना बड़ा होगा। उस इंसान ने वांगजी को अपनी जगह पर ही रोक दिया था। तब जाकर वांगजी को महसूस हुआ कि वो एक पानी की बूंद में कैद है। सामने वाला व्यक्ति उसी की तरफ देख रहा है, बाकी सब बूंदें तो नीचे गिर रही है, बस एक वो ही है जो थम गया है। कुछ देर बाद उसके नीचे उस आदमी की एक बड़ी सी हथेली आ गई और वांगजी सीधा उसकी हथेली में जाकर गिर गया। वहाँ गिरते ही उसका रूप भी खत्म हो गया और इधर वांगजी होश में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि वेंचिंग का प्लान क्या है, वो वांगजी के साथ क्या कर रही है, और मुझे यकीन है ट्रू बबल फैंस इसका जवाब ज़रूर देंगे और सबसे बेस्ट जवाब को मैं कल के वीडियो में इंक्लूड भी करूँगी। तब तक के लिए भर भर के कमेंट कीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।